नमस्कार। द इको मीडिया न्यूज चैनल में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला आम बजट प्रस्तुत किया। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कई घोषणाएं की और बजट से पहले प्रधानमंत्री ने भी कहा कि यह बजट निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग लोगों के हितों के लिए होगा, अन्नदाता के लिए होगा। प्रधानमंत्री के कथन को साकार करते हुए वित्त मंत्री ने जो बजट पेश किया उसमें कई बातों का जिक्र उन्होंने किया और सबसे खास बात जो मध्यम वर्ग से संबंधित लोग हैं, निम्न वर्ग से संबंधित लोग हैं और जो नौकरी पेशा लोग हैं उनके लिए की गई और वो घोषणा थी कि आयकर में छूट का जो स्लैब होता है उसको बढ़ाया जाए और बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव इस बजट में किया गया। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में बजट को लेकर क्या प्रतिक्रिया है, इस संबंध में हमने बात की होटलर्स एसोसिएशन ऑफ अंडमान निकोबार आइलैंड के अध्यक्ष और नेशनल ट्रेडर्स वेलफेयर बोर्ड के सदस्य श्री गिरीश अरोड़ा जी से। गिरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है और सबसे पहले तो हमें बताइए कि इस बार जो बजट पेश हुआ आपके हिसाब से आपकी क्या प्रतिक्रिया है बजट को लेकर? देखिए, ये 14th कंसेक्यूटिव बजट है मोदी सरकार का और इंक्लूडिंग द 2 इंटरिम बजट्स जो 19 और 24 में आए थे और ये निर्मला सीतारमण जी का कंसेक्यूटिव 8th बजट स्पीच जो आज हमने सुना। तो ये बोलने का मतलब ये है कि ये कंटिन्यूटी है। ये 14 साल से जो डेवलपमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस किया है, एमएसएमई पे फोकस किया है, स्किल डेवलपमेंट पे फोकस किया है, रूरल एंड अर्बन हाउसिंग पे फोकस किया है, तो ये उसको कंटिन्यू करते हुए बजट है। ये होलिस्टिक और स्पेशल फोकस फार्मर्स पर, लोअर इनकम ग्रुप एंड मिडिल इनकम ग्रुप वालों पे खास फोकस किया गया। तो स्पेशल एम्फेसिस इन्होंने कई सेक्टर को इस बार दिया है जो अपकमिंग सेक्टर्स हैं, स्पेशली मैन्युफैक्चरिंग, शिप बिल्डिंग। और इस बजट का जो डायरेक्ट इम्पैक्ट या जो डायरेक्ट बेनिफिट आप बोलेंगे वो लोअर एंड मिडिल क्लास सैलरीड इनकम ग्रुप को मिला है, जो टैक्स स्लैब के रिडक्शन की वजह से मिला है। तो पहले जो नील टैक्स स्लैब था वो 7 लाख रुपीज तक का था एनुअल इनकम पर, वो बढ़ाकर अभी 12 लाख रुपए कर दिया। तो 7 से 12 जीरो टैक्सेशन में आ गया है। तो जिनको 1 लाख रुपए का सैलरी है पर मंथ, वो 12 लाख रुपए करीब 12,75,000 फॉर सैलरीड इनकम ग्रुप, उनको टैक्स स्ट्रक्चर जीरो हो गया। तो उनको कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा रिलीफ है, स्पेशली लोअर एंड मिडिल क्लास इनकम ग्रुप के लिए। तो इसमें और एक बेनिफिट है, जो 30% टैक्स स्लैब था वो पहले 15 लाख रुपए के ऊपर था। 15 लाख रुपए के ऊपर इनकम वालों पे 30% टैक्स होता था, वो बढ़ के भी 24 लाख हो गया। तो उसमें भी एक बहुत बड़ा सेगमेंट है जो 15 से 24 लाख के बीच का सेगमेंट है, उनको ये बहुत बड़ा बेनिफिट मिलेगा। इंस्टेड ऑफ 30 दे विल बी ओनली चार्ज 25%। सो ये मेजर जो आपको बेनिफिट, जो इमीडिएट आपको बेनिफिट दिख रहा है। बट इसके अलावा बहुत सारे अदर बेनिफिट्स जैसे टीडीएस था, टैक्स रिडक्शन एट सोर्स, वो रेंटल इनकम पे होता था। तो 10,000 रुपए, जो 1,20,000, 2,20,000 के ऊपर जिनका इनकम हो रहा था, जो रेंट पे उनको आमदनी हो रही थी, उस पर टैक्स डिडक्शन जरूरी था, उसको अब बढ़ाकर 6 लाख रुपए कर दिया। उसी तरह टैक्स कलेक्शन एट सोर्स, टीसीएस जो था, उसको उन्होंने 7 लाख से बढ़ाकर 10 लाख कर दिया। तो ये सब मीडियम क्लास, लोअर मिडिल क्लास और मिडिल क्लास लोगों को इसका बहुत बेनिफिट मिला। मतलब ये है कि जो इनकम टैक्स में, जो स्लैब में जो इतना बड़ा बदलाव लाया गया है, क्योंकि हमारा जो ग्रोथ है वो ग्रोथ बहुत ही, मतलब इतना हम उसको सेटिस्फाई ग्रोथ नहीं कह सकते हैं। और अब जो है, क्योंकि बाजार में जब आदमी पैसा खर्चा करेगा नहीं तो ग्रोथ कैसे होगा। और इस तरह जब ये छूट देंगे, जब आपके पास में पैसा आएगा, खास करके निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग और गांव का विकास, तो जब पैसे हमारे पास बचत में हमारे पास में रहेगी, हम उसे तो नेचुरली खर्च करेंगे। चाहे हम पेन ले लें, चाहे हम टीवी ले लें, मोबाइल ले लें, हम घर के सामान ले लें, तो खर्च तो करेंगे, तो इससे ग्रोथ में भी असर पड़ेगा। डेफिनेटली, जब तक बचेगा नहीं, जब बचत होगी तभी खर्च होगा। तो जैसा आपने देखा 2014 में 2.5 लाख पर नील टैक्स था,
2019 में उसको बढ़ाकर 5 लाख किया गया, 2023 में 7 लाख किया गया और अभी 2025 में 12 लाख किया गया। इन 14 सालों में मोदी गवर्नमेंट ने 2.5 लाख रुपए से लेके इसको 12 लाख तक का स्लैब लेके गया। इससे बहुत ज्यादा इनकम लोगों के हाथ में आएगा, पर सेम टाइम टैक्स कलेक्शन कम होगा, तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट टैक्स कलेक्शन पे भी आएगा, क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट ऑफ टैक्स कलेक्शन रिड्यूस हो जाएगा। बट आपने जैसा सही कहा कि जब ये बचत का पैसा लोगों के हाथ में आएगा तो ऑटोमेटिकली डायरेक्ट बेनिफिट मार्केट में आएगा। स्पेंडिंग पावर अगर इनका बढ़ेगा तो उसका इफेक्ट मार्केट पे नजर आ जाएगा। अंडमान निकोबार के संदर्भ में हम इस बजट को कैसा देखेंगे? देखिए, बजट का मेन जीडीपी ग्रोथ जो है 6.8 to 7% मेंटेन करना है इस फिजिकल ईयर 25-26 में। और बहुत सारे स्कीम्स मैन्युफैक्चरिंग पे, एमएसएमई पे बेनिफिट्स दिए गए हैं, बट कुछ चीजें जिस पर डायरेक्ट बेनिफिट अंडमान निकोबार को होगा, मैं उसी पे बात करना चाहूंगा। एक तो टूरिज्म सेक्टर जो हमारे अंडमान के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस पे उन्होंने मेडिकल टूरिज्म, वेलनेस टूरिज्म, इसके ऊपर में फोकस किया है और इसको प्राइवेट पार्टनरशिप में डेवलप करने की बात की गई है। सेकेंड, ई वीजा को स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है और स्ट्रीमलाइन किया जा रहा है ताकि उससे इंडिया आने वाले इनबाउंड टूरिस्ट को इजीली वीजा हो, तो उससे हमारा इनबाउंड टूरिज्म बढ़ेगा। थर्ड है कि कई कंट्रीज के साथ में वीजा फी वेवर की बात की है इस बजट में, ताकि जो कुछ कंट्रीज जिनके साथ में अभी वो लिस्ट शेयर नहीं किया, उनसे जो लोग इंडिया आएंगे घूमने के लिए उनको वीजा फी का वेवर दिया जाने की बात की गई है। थर्ड है हॉस्पिटैलिटी सेक्टर, जो बहुत ही मैन पावर इंटेंसिव सेक्टर है, उसमें स्किल डेवलपमेंट की बहुत ज्यादा जरूरत थी, तो इस बजट में कहा गया है कि उसके स्किल डेवलपमेंट के लिए खास फोकस किया जाएगा और कई इंस्टीट्यूट्स में हॉस्पिटैलिटी सेक्टर के लिए स्किल डेवलपमेंट के कोर्सेज स्टार्ट करेंगे। तो इससे डायरेक्ट बेनिफिट हमारे बच्चों को मिलेगा जिनको स्किल डेवलपमेंट के बाद नौकरी मिल सकती है। फोर्थ है मुद्रा लोन, जो काफी सक्सेसफुल हुआ है, वो अभी होम स्टे में भी अवेलेबल किया जाएगा। तो जो लोग अपने घरों को होम स्टे में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसमें उनको मुद्रा लोन की फैसिलिटी दी जाएगी। और स्टेट्स के लिए परफॉर्मेंस लिंक इंसेंटिव्स, अगर किसी स्टेट को कोई टूरिज्म प्रोजेक्ट पे काम करना है तो उनको परफॉर्मेंस लिंक सेंट्रल इंसेंटिव मिलेगा ताकि वो अपने टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर पे डेवलपमेंट कर सके। ये कुछ चीजें डायरेक्टली टूरिज्म सेक्टर को बढ़ावा देगी। इसके अलावा अंडमान निकोबार के लिए एक मरीन प्रोडक्ट की भी बात, मरीन प्रोडक्ट के लिए उन्होंने खास फिशरीज को एक्सप्लॉइट करने के लिए, फिशरीज सेक्टर को डेवलप करने के लिए अंडमान और लक्षद्वीप पे खास फोकस किया है। कुछ महीने पहले भी टूना मिशन की तरह से भारत सरकार ने स्पेशल फंडिंग का प्रोविजन किया था। प्लस मरीन सेक्टर को डेवलप करने के लिए जो इस सेक्टर में यूज होने वाले इक्विपमेंट्स हैं, मशीनरीज हैं और प्रॉन कल्चर के लिए एरोटर्स वगैरह है, उस पे इंपोर्ट ड्यूटी पे, बेसिक कस्टम ड्यूटी पे भी रिडक्शन किया गया है ताकि इस सेक्टर को प्रमोट किया जा सके। उसके अलावा शिप बिल्डिंग, जो खास फोकस है भारत सरकार का अंडमान निकोबार में और ओवरऑल इंडिया में शिप बिल्डिंग को एनकरेज करने के लिए, उसके लिए इन्होंने लार्ज शिप्स, जो बड़े जहाज होते हैं, उसको बनाने के लिए उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने की बात की है। तो उससे क्या, जो बड़े शिप जो यहाँ पे लोकली इंडिया में बनेंगे उसको इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस दिया जाएगा। उसके अलावा मरीन टाइम डेवलपमेंट फंड की बात की है कि टोटल मरीन टाइम डेवलपमेंट के लिए एक फंड अलोकेट किया जाएगा। अभी उसका डिटेल जो है उनके जो बजट का कंप्लीट डॉक्यूमेंट आएगा तब पता चलेगा, बट उन्होंने ओवरऑल ये बताया कि मरीन टाइम को डेवलप करने के लिए एक स्पेशल फंड एलोकेशन किया जाएगा। एक और इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट जो शिप बिल्डिंग को लेके हुआ है कि जो बेसिक कस्टम ड्यूटी है स्पेयर्स और शिप बिल्डिंग के लिए जो सामान हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं उस पे एक्सटेंशन था, उसको 10 साल के लिए और बढ़ाया गया। ये लोकल शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री को प्रमोट करने की तरफ एक कदम है। ई गवर्नेंस के लिए भी काफी कुछ इसमें बात कही गई है। उदाहरण के तौर पर जैसा कि प्राइमरी हेल्थ सेंटर, प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल, यहाँ पर इनको जो इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। प्राइमरी हेल्थ सेंटर है उनको भी इंटरनेट सुविधा से जोड़ा जाएगा, ऐसा करके भी घोषणा की गई है। तो ये एक तरह की वहाँ पर जो सुविधाएं हैं, जब अभी तक तो नहीं अगर है तो वो भी बढ़ जाएगी। बिल्कुल जी, डिजिटलाइजेशन आज इंडिया
कई डेवलप्ड कंट्री से भी डिजिटलाइजेशन में बहुत आगे है, चाहे वो फिजिकल डिजिटलाइजेशन हो या एजुकेशनल हो। और उसी की तरफ ये एक अगला कदम है, जिससे कि प्राइमरी स्कूल से लेकर सारे रूरल स्कूल्स को भी डिजिटलाइजेशन करने की बात की। और किसानों के लिए भी जो किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए लोन की सीमा जो मेरे ख्याल से 5 लाख रुपए तक करने का प्रावधान किया है। फार्मर्स का बहुत फोकस रहा है मोदी जी के सारे बजट्स में। एंड फार्म प्रोड्यूस और फार्मर्स के लिए सॉइल हेल्थ कार्ड हो या फार्मर्स का लोन हो या क्रॉप इंश्योरेंस हो, इस सब पे उन्होंने बजट एलोकेशन बढ़ाया है। और फार्मर्स के लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग है, जो कॉटन ग्रोवर्स हैं उनके लिए, एंड मखाना ग्रोवर्स जो बिहार के तो इसके लिए भी इस तरह के एकदम माइक्रो लेवल तक की डिटेलिंग की गई है कि हर तरह के फार्मर को और हर तरह के प्रोडक्ट, इनफैक्ट पोर्ट ऑफ ये हाई वैल्यू हॉर्टिकल्चर आइटम्स के ऊपर भी कस्टम ड्यूटी कम करने की और कस्टम क्लियरेंसेस और मिशंस को ईज आउट करने की भी बात की गई है। फूड डिलीवरी करने वालों के लिए भी बीमा का प्रावधान किया गया है कुछ उनके लिए। बिल्कुल, ये एक बहुत ही आजकल बहुत बच्चे इसमें डायरेक्टली एम्प्लॉयड हैं डिलीवरी एप्स की वजह से। काफी लोग टू व्हीलर्स पे अंडमान में चल रहे हैं आजकल, तो उनके लिए भी उन्होंने सोचा है। तो आपके हिसाब से मतलब और क्या महत्वपूर्ण बातें हो सकती है इस बजट में? एक बहुत अच्छा जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स के लिए 100 गीगावाट के लिए 20,000 करोड़ का प्रोविजन किया गया है। एंड 100 गीगावाट का पावर थ्रू न्यूक्लियर बाय 2047 टारगेट लिखा गया है, क्योंकि यही एक ग्रीन है बट काफी कैपिटल इंटेंसिव है। एंड इसके अलावा स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है उस पे 20,000 करोड़ का बजट दिया गया और 5 ऐसे स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स इंस्टॉल किए जाएंगे। ये ग्रोइंग एनर्जी नीड्स की तरफ एक बहुत बड़ा कदम है। और आपको जैसे पता ही होगा, किसी भी इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन के लिए पावर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। और अगर हम पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे, चीप और कंटिन्यूअस पावर प्रोड्यूस कर पाएंगे, तो उससे डायरेक्ट बेनिफिट इंडस्ट्रियलाइजेशन को मिलता है। चलते चलते लास्ट प्रश्न है कि जो आर्थिक शक्ति, तीसरी आर्थिक शक्ति हम बनने के उस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, तो उसके लिए ये बजट कितना महत्वपूर्ण? देखिए, जैसा मैंने शुरू में बताया, ये 14 साल से कंटिन्यूटी है और ये सारे स्कीम्स, स्टार्टअप इंडिया, एमएसएमई, डिजिटलाइजेशन ऑफ इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग, मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग हो, टॉय मैन्युफैक्चरिंग को, इंडिया को ग्लोबल हब बनाने की बात मंत्री ने इस बजट में भी की है। तो ये सब उसकी कंटिन्यूटी की तरफ है। 2047 तक तो हम एक विकसित भारत की सपना देख रहे हैं और 2027 तक तो हम आर्थिक महाशक्ति बनने देख रहे हैं। तो कुल मिलाकर हमें ये कहना उचित होगा कि ये बजट समावेशी विकास सुनिश्चित करेगा। गिरीश अरोड़ा जी, बजट पर आप अपनी प्रतिक्रिया दी और आपने बजट के बारे में हमारे जो दर्शक है उनको अच्छा से समझाया कि बजट से क्या फायदा मिलेगा और अंडमान निकोबार समूह के परिप्रेक्ष्य में यह बजट कितने मायने रखेगा। हमसे बात करने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।